नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल शिवान एकेडमिक पे। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मेटल और नॉन मेटल के एमसीक्यू क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे इस वीडियो पर नए आ रहे हैं, यानी कि जो बच्चे इस चैनल पर नए आ रहे हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो चलिए बच्चों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों कि कुल अधातुओं की संख्या कितनी होती है। बच्चों, आपको बताना है कि कुल अधातुओं की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 30, 28, 22 और 24। बच्चों, आपको बताना है कि कुल अधातुओं की संख्या कितनी होती है। चलिए जवाब दीजिए इसका। ठीक है, क्वेश्चन है कि कुल अधातुओं की संख्या कितनी होती है। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि आपका टेस्ट यहाँ पे हम लोग करेंगे। आप लोग भी इसको बनाइए और खुद से भी इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करते रहिए। और आप लोग भी चेक कीजिए कि वीडियो को खत्म होने के बाद आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो आपको बताना था कि अधातुओं की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 30, 28, 22 और 24। तो बच्चों, कुल अधातुओं की संख्या जो है 22 होती है बच्चों। ठीक है, तो आपका भी आंसर आ गया होगा 22, यानी आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि कुल उपधातुओं की संख्या कितनी होती है बच्चों, यानी कि आपको उपधातुओं की संख्या बताना है। जवाब दीजिए इसका। ठीक है, ऑप्शन है 10, 12, 7 और 18। तो जवाब दीजिए बच्चों, इसका जवाब आ गया होगा आपका। कुल अधातुओं की संख्या कुल उपधातुओं की संख्या कितनी होती है बच्चों, 7 होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी होती है बच्चों। जवाब दीजिए इसका, कुल तत्वों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन आपके सामने है 120, 114, 108 और 130। आपको जवाब देना है कि कुल धातुओं की संख्या कितनी होती है। जवाब दिया जाए। धातु नहीं जी, कुल तत्वों की संख्या आपको बताना है बच्चों। ऑप्शन आपके सामने है, तो बच्चों आपका आंसर होगा 114। अगर ऑप्शन में 114 नहीं दिया रहता बच्चों, तो 118 दिया रहता। कुल तत्वों की संख्या 114 या 118 है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन में अगर 14 है तो 14 ही आपका भी आंसर आया होगा बच्चों, यानी आंसर होगा इसका बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में कौन सी भूपरपट्टी पर, यानी कि अर्थ क्रस्ट पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला, अब ऑप्शन में तो कुछ लिखा ही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी धातु, यहां पे धातु लगा दीजिए बच्चों। निम्नलिखित में कौन सी धातु, क्वेश्चन में यहां पे धातु ऐड कर लीजिएगा। कौन सी धातु आपको बताना है जी। कौन सी धातु अर्थ क्रस्ट पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी बच्चों आपको बताना है कि कौन सी धातु है जो अर्थ क्रस्ट पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है बच्चों। ऑप्शन आपके सामने है। तांबा बोले तो कॉपर, ऑक्सीजन बोले तो ऑक्सीजन, एल्युमिनियम बोले तो ऑक्सीजन और लोहा बोले तो Fe। बच्चों आपको बताना है कि कौन सा ऐसा धातु है जो अर्थ क्रस्ट पे सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। जवाब दीजिए बच्चों इसका। ठीक है, तो बच्चों आपका जवाब आ गया होगा। इसका जवाब होगा एल्युमिनियम। ये भूपरपट्टी पे 8.23%, कहीं कहीं 27% भी दिया रहता है, यानी कि 8 पॉइंट समथिंग परसेंट सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन है जी, एल्युमिनियम है बच्चों, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी होगा जी। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी धातु भूपरपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। बच्चों आपको जवाब देना है कि कौन सी धातु है जो भूपरपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन और आयोडीन। बताइए बच्चों, जवाब दीजिए। कौन सी ऐसी अधातु है जो भूपरपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है बच्चों। नाइट्रोजन का संकेत होता है N2, ऑक्सीजन का O2, ब्रोमीन का Br और आयोडीन का I2 या फिर I। कौन सी, जवाब दीजिए बच्चों कि कौन ऐसी अधातु है जो भूपरपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो बच्चों इसका जवाब होगा आंसर, ये बाई वॉल्यूम 78% पाया जाता है। ठीक है, और ये कितना परसेंट पाया जाता है, 1%, और बाकी में सब होता है। अगर बच्चों बाई मास पूछा रहता ना तो ऑक्सीजन हो जाता, लेकिन यहाँ पे आप आंसर में क्या डालिएगा, नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन ए होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी उपधातु दिया है, कह रहा है कि सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। बच्चों आपको बताना है कि कौन सी उपधातु है, उपधातु जो अर्थ क्रस्ट पे सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। जर्मेनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी और
बोरॉन। जवाब दीजिए इसका जी कि कौन ऐसा धातु है जो भूपर पट्टी पे सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। जवाब दीजिए इसका। तो बच्चों इसका जवाब होगा सिलिकॉन। ठीक है बच्चों, जवाब क्या होगा इसका? सिलिकॉन 28 पॉइंट समथिंग परसेंट, 28.56 ऐसे करके लिखा रहता है, यानी 28 पॉइंट मेजर है और सबसे अधिक कौन है? सिलिकॉन। एक और बात याद रखिएगा, सिलिकॉन का उपयोग सोलर सेल बनाने में किया जाता है, यानी कि सौर सेल या फिर सोलर सेल बनाने में किया जाता है। सोलर सेल बनाने में उपयोग किया जाता है किसका? तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है बच्चों, यानी आंसर क्या होगा इसका? बी होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि तत्व को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? यानी कि तत्वों को खोजने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था बच्चों? ऑप्शन आपके सामने है रॉबर्ट, इसको रॉबर्ट लिखना चाहिए जी, रॉबर्ट वायल, न्यूटन, आइंस्टीन और डी ब्रोगली। जवाब दीजिए बच्चों, तत्वों को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो बच्चों इसका आंसर होगा रॉबर्ट वायल, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, यानी 7 का ऑप्शन क्या होगा बच्चों? तो ए होगा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि प्रथम मानव निर्मित तत्व कौन सा है? बच्चों आपको बताना है कि प्रथम मानव निर्मित तत्व कौन सा। बच्चों याद रखिएगा, कुछ तत्व आर्टिफिशियल होते हैं, यानी कि प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, जिसके मानव निर्मित तत्व कहते हैं, और कुछ तत्व प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना? तो बच्चों आपको बताना है कि तत्व मानव निर्मित तत्व कौन है? पारा, लोहा, टेक्नीशियम, बोरॉन। पारा का संकेत होता है Hg, लोहा का संकेत होता है Fe, टेक्नीशियम का होता है Tc और बोरॉन का होता है B। बच्चों बताना है आपको बताना है कि मानव निर्मित तत्व कौन है बच्चों। तो याद रखिएगा, प्रथम मानव निर्मित तत्व कौन है? टेक्नीशियम। इसका परमाणु संख्या होता है 43, Tc 43 होता है बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया होगा, आपका आंसर होगा इसका सी होगा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है बच्चों। आपको बताना है कि सबसे हल्का तत्व कौन है जी। ठीक है, ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। जवाब दिया जाए इसका कि सबसे हल्का तत्व कौन होता है बच्चों। तो सबसे हल्का तत्व देखिए, ऑक्सीजन का संकेत होता है O, नाइट्रोजन का संकेत होता है N2, हाइड्रोजन का होता है H2 और हीलियम का होता है He। आपको बताना है कि सबसे हल्का तत्व, इसका द्रव्यमान होता है ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 और हीलियम का 4। तो बच्चों सबसे यहाँ पे हल्का कौन आ रहा है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है बच्चों। हाइड्रोजन का देखिए, ये मोलिकुल्स फॉर्म में लिखे ना, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 ही होता है। अभी नहीं कि 2 आप मत बोल दीजिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे सबसे हल्का तत्व कौन होगा बच्चों? तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान कितना होता है बच्चों। हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान कितना होता है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने 150 किलो जूल प्रति मोल, 140 किलो जूल प्रति मोल, 100 किलो जूल प्रति मोल और 80 किलो जूल प्रति मोल आपको बताना है। यानी कि हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान कितना होता है, ये आपको बताना है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आपका आंसर आ गया होगा। सबसे ऊष्मीय मान किसका होता है? हाइड्रोजन का ही होता है। सभी देखिएगा, सभी गैसों में ना सबसे ज्यादा ऊष्मीय मान किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेकिन देखिए, हाइड्रोजन का ना ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान होता है 150 किलो जूल प्रति मोल, लेकिन फिर भी इसका उपयोग ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। सामान्यतः जो ईंधन होता है ना, उसमें ईंधन के रूप में इसका यूज नहीं किया जाता है। इसका कारण यह है ना कि जब इसका दहन कराते हैं, यानी जब इसको जलाते हैं ना, तो जलने के बाद ये फट-फट के आवाज करता है, यानी कि विस्फोटक होता है। क्या होता है जी? विस्फोटक होता है बच्चों। ठीक है ना, जलने पर फट-फट की आवाज आती है, इसलिए बच्चों इसका उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में नहीं करते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा, सभी गैसों में सबसे ज्यादा ऊष्मीय मान किसका होता है जी? हाइड्रोजन का होता है।
लेकिन फिर भी इसका उपयोग ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। कारण क्या है कि जब ये जलता है तो हल्का फट फट के साथ आवाज आती है, यानी कि विस्फोट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट में ईंधन के रूप में प्रयोग किसका किया जाता है। क्वेश्चन है बच्चों कि रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है पेट्रोल, डीजल, द्रव हाइड्रोजन और द्रव नाइट्रोजन। जवाब दीजिए बच्चों, किसका उपयोग किया जाता है बच्चों, जवाब दीजिए। तो बच्चों याद रखिएगा, रॉकेट में ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। बच्चों देखिए सामान्यता अभी बताए थे कि देखो हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन ये जनरली गैस अवस्था में पाया जाता है। सामान्यतः कौन सी अवस्था में पाया जाता है, गैस। और जब ये गैस के रूप में पाया जाता है ना, तो इसका उपयोग ईंधन के रूप में इसका यूज नहीं किया जाता है। ठीक है ना, नहीं किया जाता है। लेकिन जब इससे द्रव हाइड्रोजन लिया जाता है, द्रव हाइड्रोजन, तो ये काफी यूजफुल हो जाता है और इसका उपयोग रॉकेट में किया जाता है, द्रव हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा रॉकेट में ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ऐसी कौन सी धातु है जो आरटीपी पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन ऐसी धातु है जो आरटीपी पर, आरटीपी बोले तो रूम टेम्परेचर प्रेशर, इसका मतलब होता है सामान्य ताप दाब। बच्चों आरटीपी का मतलब क्या होता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर प्रेशर होता है। इसका मतलब कौन सी धातु है, एफई का मतलब होता है लोहा, पारा, हाइड्रोजन और इसको कहते हैं मैग्नीशियम। बच्चों जवाब दीजिए इसका। क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है कि बताइए कौन ऐसा अधातु है जो आरटीपी पर द्रव पाया जाता है, यानी कि ऐसा धातु का नाम बताना है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। लोहा, पारा, हाइड्रोजन की मैग्नीशियम। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा जी, पारा होगा। पारा को मरकरी भी कहा जाता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा जी, बी इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि निम्न में किस में सबसे अधिक तन्यता का गुण पाया जाता है। बच्चों तन्यता का गुण पाया जाता है, ऑप्शन है लोहा, चांदी, सोडियम और ये तांबा। आपको बताना है कि सबसे अधिक तन्यता का गुण किस में पाया जाता है बच्चों। ऑप्शन आपके सामने है लोहा, चांदी, सोडियम और तांबा। तन्यता का गुण बच्चों, तन्यता का मतलब होता है कि किस धातु में उसको तान करके तार की तरह बनाया जा सकता है, ये तन्यता होता है। तो बच्चों ऑप्शन में आंसर क्या होना चाहिए, सोना या चांदी। तो ऑप्शन में देख लीजिए कौन दिया हुआ है, लोहा में नहीं, अब लोहा में नहीं पाया जाता है, तो ये आपका आंसर होगा बी नंबर, बाकी किसी में नहीं पाया जाता है। चांदी या सोना में पाया जाता है, सोना या चांदी में। ऑप्शन में चांदी दिया है तो आप चांदी कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी धातु जिसको चाकू से काटा जा सकता है, यानी कौन ऐसी धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। बच्चों जवाब देना है, इसका जवाब दीजिए। सोडियम या पोटेशियम, सोडियम या मैग्नीशियम, पोटेशियम या कैल्शियम कि मैग्नीशियम या कैल्शियम। तो बच्चों किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो ग्रुप 1 के धातु को चाकू से काटा जा सकता है प्राय ग्रुप 1 में। तो कौन होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम। अरे यार क्या लिख दिया। ठीक है बच्चों, यानी कि ये सारे तत्व जो होते हैं ना जिसको चाकू से काटा जा सकता है। अब हाइड्रोजन गैस है तो इसको छोड़ करके, तो बच्चों आपका आंसर आ गया होगा। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ए होगा, सोडियम होगा और पोटेशियम होगा जिसको चाकू से काटा जा सकता है। आंसर ए होगा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किस धातु का द्रवणांक सबसे कम होता है, यानी बताना है कि किस धातु का एमपी सबसे कम होता है जी बच्चों। ठीक है, ऑप्शन में क्या है, सोडियम, ब्रोमीन, लोहा और सोना। चलिए बच्चों इसका जवाब दिया जाए कि कौन ऐसे धातु है जिसका बीपी या एमपी कम होगा। ठीक है ना, एमपी कम बताना है बच्चों। ठीक है, जवाब दीजिए इसका। ठीक है, तो बच्चों इसका जवाब आ गया होगा आपका, यानी कि किसका कम होगा जी, तो सोडियम का कम होगा। कारण क्या है, देखिए धातु पूछा है
इसलिए ना तो अगर तत्व दिया रहता तो ब्रोमीन हो जाता। कारण क्या है कि ब्रोमीन लिक्विड होता है तो पिघलाने की आवश्यकता भी नहीं है। एमपी का मतलब होता है द्रव्यमान, ठीक है ना। तो देखिएगा मेल्ट होना एमपी का मतलब, ठीक है, मेल्ट से ही मेल्टिंग आता है। देखिए सोडियम का क्यों, क्योंकि सोडियम जो होता है ना ग्रुप 1 का तत्व होता है और ग्रुप 1 का तत्व काफी मुलायम होता है। क्या होता है जी, मुलायम, ठीक है। और ग्रुप 1 के तत्व में हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सब क्या होता है, धातु होता है बस, इसलिए इसका आंसर सोडियम ही होगा और आपका भी आंसर सोडियम आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है बच्चों। आपको बताना है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है। ऑप्शन है पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन, ठीक है बच्चों। तो आप बच्चों याद रखिएगा ग्रुप 1 का तत्व काफी क्रियाशील होता है जी, जैसे कि हाइड्रोजन, हेलिना, केरूबी, सर्कस से फरार। इसको याद करने का तरीका होता है हेलिना, केरूबी, सर्कस से फरार। तो आप इसको छोड़ दो तो बाकी सब क्रियाशील है, ठीक है ना। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा, पोटेशियम। और नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्रियाशीलता बढ़ती है, तो यहाँ पे ऐसे भी सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा बच्चों, सोडियम। सॉरी, ऊपर से नीचे आते तो क्रियाशीलता बढ़ती है, ठीक है ना। तो इसका बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम होगा। सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम, उसके बाद आता है सोडियम। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, कौन सा ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है बच्चों। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है बच्चों, सुचालक बताना है। ऑप्शन है कार्बन, आयोडीन, सोडियम और एल्युमिनियम। सबसे पहले तो आपको अधातु चेक करना है, जवाब दीजिए जी इसका, ठीक है। बताइए कौन ऐसा धातु है जो विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक नहीं सुचालक होता है यहाँ पे, मैंने जिससे धारा प्रवाहित होती है। तो देखो अधातु कहा है तो ये तो दोनों गलत हो जाएगा। अब बचा आयोडीन और कार्बन, तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा, सॉरी विद्युत का सुचालक कौन होगा, कार्बन, क्योंकि कार्बन का एक अपरूप आता है ग्रेफाइट और ये सबसे अधिक सुचालक होता है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, आपको बताना। अभी क्वेश्चन आया था इसके पहले जी, उसी का ये क्वेश्चन पूछा है, सुचालक होता है कि कुचालक होता है कि अर्धचालक होता है कि कोई नहीं। आपको बताना है बच्चों कि ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, जवाब दीजिए इसका, ठीक है। तो बच्चों आपका जवाब आ गया होगा, ग्रेफाइट जो है विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, ठीक है। आंसर हो गया इसका ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा अधातु है जो रंगीन यानी कि सफेद होता है। आपको ऐसा अधातु बताना है जो बच्चों क्या होता है, रंगीन यानी कि सफेद होता है बच्चों। ऑप्शन आपके सामने है सोडियम, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। फ्लोरीन है जी, फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन। बच्चों बताना है कि बताइए कौन सा सफेद होता है। तो ये तो धातु है, ये गलत हो जाएगा, बचा ये 3। तो आयोडीन में कलर होता है, आयोडीन, आयोडीन जो होता है सफेद होता है। और आपका भी आंसर आ गया होगा बच्चों, इसका आंसर होगा क्या जी, सी इसका आंसर होगा जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आयोडीन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। आपको बताना है बच्चों कि निम्न में कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है, जवाब दीजिए इसका जी। उभयधर्मी ऑक्साइड बताना है बच्चों। ऑप्शन है Al2O3, Na2O, Fe2O3 और Fe3SO4 दिया है। बच्चों याद रखिएगा एल्युमिनिया और जिंक का ऑक्साइड उभयधर्मी होता है। अगर एल्युमिनिया के ऑक्साइड करें तो Al2O3 और जिंक का ऑक्साइड करें तो ZnO। ये दोनों की बात करें तो ये उभयधर्मी होता है, उभयधर्मी यानी इसमें धातु और अधातु दोनों का भी गुण पाया जाता है, ठीक है ना। सॉरी, धातु धातु का नहीं, इसमें अम्ल और क्षार दोनों का गुण पाया जाता है। ये उभयधर्मी का मतलब होता है कि इसमें अम्ल का भी गुण पाया जाएगा और क्षार का भी गुण पाया जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ऑप्शन आपका आंसर आ गया होगा Al2O3, यानी कि ऑप्शन क्या सही होगा, ए सही होगा जी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। फिर अगला क्वेश्चन भी यही है जी, उभयधर्मी बताना है। ऑप्शन बदला है, Fe2O3, Fe3O4 कर देते हैं, ZnO और Na2SO4। बताइए, जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा बच्चों। तो अभी बताए थे कि जिंक और एल्युमिनिया का जो ऑक्साइड होता है ना उभयधर्मी होता है। जिंक और एल्युमिनिया और जिंक का जो ऑक्साइड होता है ना उभयधर्मी होता है बच्चों। तो ZnO हो जाएगा इसका आंसर। आपका भी आंसर आ गया होगा बच्चों, ZnO, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम
एल्युमिनियम ऑक्साइड के मोटे मोटे परत बनना क्या कहलाता है? कह रहा है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड के मोटे परत बनने को क्या कहते हैं, आपको बताना है। यानी देखो जी, एल्युमिनियम जो है ना, ऑक्सीजन के जब संपर्क में आता है बच्चों तो बनाता है Al2O3। जब इसकी परत जो है मोटी होने लगती है, यानी एल्युमिनियम के में ऑक्सीकरण हो रहा है, तो एल्युमिनियम के जब परत को मोटी करते हैं ना, तो इसको हम लोग कहते हैं एनोडीकरण। एनोडीकरण। देखिएगा, एल्युमिनियम में एक विचित्र गुण पाया जाता है, जब एल्युमिनियम ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो एनोडाइज हो जाता है। और इसका फायदा ये होता है ना कि एनोडाइज हो जाने के बाद इसमें आसानी से जंग नहीं लगता है। इसलिए देखिएगा, बड़ा ही एक सुंदर लॉजिक है। आप देखिए, एल्युमिनियम और लोहा में सबसे क्रियाशील है एल्युमिनियम, लेकिन फिर भी जंग जो होता है लोहा में लगता है। कारण क्या है कि ये एल्युमिनियम जो होता है ना, एनोडाइज हो जाता है। बच्चों याद रहे, आप जानते हैं ना कि जंग उसी में लगता है जो अधिक क्रियाशील होता है, लेकिन एल्युमिनियम में ऐसा बात नहीं होता है, क्योंकि एल्युमिनियम एनोडाइज हो जाता है। ऑप्शन है अवकरण, एनोडीकरण, जस्टीकरण कि ये क्रोमीकरण। तो एनोडीकरण बाबू, ठीक है। जस्टीकरण में जिंक का परत चढ़ता है, क्रोमीकरण में क्रोमीन का परत चढ़ता है। ठीक है बच्चों, आंसर बन जाएगा एनोडीकरण। आंसर होगा बी। आगे देखते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्लराज में HNO3 और HCl का अनुपात क्या होता है? देखिएगा, अम्लराज देखिए बच्चों, ऑप्शन है 3:1, 1:3, 2:3, 3:2। आपको बताना है, जवाब दीजिए, तब तक हम इसका सोल्यूशन करते हैं जी। ठीक है, अम्लराज जो है HNO3 और HCl का मिश्रण होता है बच्चों। ठीक है, तो ये 3 भाग होता है और ये 1 भाग होता है। तो अगर रेशियो निकालें हम इसका, तो बच्चों रेशियो आएगा 3:1। ठीक है, यही आपका आंसर होगा, 3:1 इसका आंसर होगा। 3 नहीं जी, ओ माय गॉड, क्या हो गया जी बच्चों, यहाँ पे मिस हो गया। देखिएगा जी, देखिए बच्चों, HNO3 में ना H 1 भाग होता है और HNO3 3 भाग होता है। तो जब रेशियो निकालेंगे बच्चों तो 1:3 आएगा। जब ये पलट के दिया रहता ना, ये इधर और ये उधर, तो 3:1 हो जाता है। अभी फिलहाल 1:3 होगा, यानी आंसर बी होगा। अब और आपका भी आंसर बी आया होगा जी। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन कि रेल के पटरी को कौन सी अभिक्रिया द्वारा जोड़ा जाता है? कह रहा है कि रेल के पटरियों को जब जोड़ा जाता है तो कौन सी अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है? थर्मिट अभिक्रिया, यहाँ पे टर आएगा जी। थर्मिट अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन की अपघटन। तो बच्चों कौन सी अभिक्रिया होगी? तो ये थर्मिट अभिक्रिया होगी। देखिए होता क्या है, आयरन ऑक्साइड को जब हम लोग एल्युमिनियम पाउडर के साथ गर्म करते हैं ना, तो पिघला हुआ लोहा प्राप्त होता है। पिघला हुआ लोहा, और ये Al2O पिघला हुआ लोहा प्राप्त होता है, ये ऑक्साइड बना देता है। और इसी का उपयोग जो होता है रेल के पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। Fe3O4 होता है ना। चलिए, तो आप लोग याद रखिएगा थर्मिट अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, और ये Fe3O4 होता है, और हम 3 करके बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो रेल के पटरियों को याद रखिएगा थर्मिट अभिक्रिया द्वारा कंप्लीट किया जाता है बच्चों। आंसर होगा ए इसका। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा यौगिक आयनिक है? आयनिक यौगिक बताना है। ऑप्शन है NaCl, CH4, C2H5OH और C2H6 है। बताना है कि कौन सा यौगिक आयनिक है बच्चों। तो आयनिक यौगिक वही होता है जिसमें धातु और अधातु हो। धातु हो और क्या हो जी, अधातु हो बच्चों। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें धातु और अधातु दोनों है, क्योंकि जब इसको तोड़ेंगे तो Na+ और Cl- आएगा। तो ये आयनिक है, आयन से मिलकर बना है। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर कितना होगा जी? तो ए। बस, तो इस सेशन में बस इतना ही, यानी कि इस पार्ट में हम लोग 25 क्वेश्चन देखें, और आप बताइए, कमेंट कीजिए कि आपका 25 में कितना क्वेश्चन जो होता है सही हुआ। इसी तरीके से हम लोग आगे भी इसका सोल्यूशन हम लोग करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय।